मैं सौरभ ठाकुर विधान जुडिशियल लॉ क्लासेस के माध्यम से 2013 का पेपर एनालिसिस करने जा रहा हूँ। हम लोग की पूरी सीरीज चल रही है, 2019 से चालू किया है। 19, 17, 18, 16, 15, 14 आ गए। हम लोग का पूरा सीरीज चल रहा है, आप पूरा फॉलो कर सकते हैं। 1, 2, 5 नंबर ये मान के चाहिए, 2-5 नंबर एक्स्ट्रा आपके ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे अगर इन पेपर्स को आपने फॉलो किया होगा, क्योंकि मैंने देखा है जुडिशरी के पेपर्स में एनालिसिस करके मैं समझ पाया हूँ कि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। इवन रिसेंटली जो पुराने पेपर देखे उसमें तो पेपर भी है ना क्या हुए हैं, रिपीटेड हो गए क्वेश्चन के क्वेश्चन सीधे सीधे। तो मैं जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, आप है ना लॉ के क्वेश्चन भी है ना देख सकते हैं। पर्टिकुलरली हमें भी जनरल नॉलेज पर आते हैं। पूरा सीरीज देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे कि मैं जनरल नॉलेज की बात करता हूँ। देखिए अब इसमें क्या लिखा है, 13 का पेपर है ये। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 76 क्वेश्चन है, जो इसका पहला था जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन। जनरल नॉलेज ही आपका इसको डिसाइड करेगी कि आप पेपर में अंदर हैं या बाहर। ठीक है, चलो देखिए आप क्या पूछा है क्वेश्चन हमने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव द्वारा किस देश के रासायनिक अधिकार को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यूनाइटेड नेशन की जो काउंसिल थी ना, उसने किस केमिकल वेपन्स होते हैं ना, किस बैन कर दिया एक्चुअली। क्या कर दिया है कि डिस्ट्रॉय टू डिस्ट्रॉय वेपन्स। सीरिया की, सीरिया कंट्री आपको पता ही होगा, सीरिया में कितने ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट, कितने ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां, कितना चला था सीरिया में रिसेंटली। इस कारण से ये बताया क्या न्यूज में जो चीज रहती है उससे पेपर बनता है। तो इसका सीरिया कंट्री थी जिसके है ना क्या वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने का निर्णय लिया गया था। यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी सिक्योरिटी काउंसिल होती है ना, उसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारतीय स्टेट बैंक की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन थी। चेयरपर्सन कौन थी पहली महिला। चंदा कोचर, अरुंधति भट्टाचार्य, किरण मजूमदार, अरुंधति रॉय। देखिए अरुंधति अरुंधति थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए रखा है, तो अरुंधति भट्टाचार्य जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना बेसिक, देखिए पहले दूसरे हमेशा याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ। पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले प्रधान मतलब हमारे गवर्नर कौन थे, पहले चेयरपर्सन कौन थे, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है लेडीज के तो बन जाते हैं ना, कि पहली लेडीज कौन थी। मेल तो बहुत बनते हैं, जैसे पहली लेडी अरुंधति भट्टाचार्य, इनकी बुक भी आप लोगों ने देखी होंगी, पढ़ी होंगी, और ये बहुत अभी न्यूज में भी रहती हैं, उनसे एडवाइस भी ली जाती है। चंदा कोचर भी चल रही थी अभी, कुछ फ्रॉड हुआ था ना उसमें, फिर चलो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द गॉड पार्टिकल एंड अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। 13 का नोबेल प्राइज पूछ लिया था, तो रिसेंटली प्राइजेस पूछ रहे हैं, बार बार इस चीज को ध्यान रखो कि प्राइजेस वगैरह पूछे जाते हैं। नोबेल प्राइज से बहुत रिपीट हुए क्वेश्चन। 2013 में है ना किसको मिला था गॉड पार्टिकल, जिसने किया था, तो जिसने किया था एलिस मुनरो, मार्टिन काप्सल, माइकल लेविट और डेविड। गॉड पार्टिकल है ना, तो एक्चुअली क्या है, पीटर हिग्स एंड है ना फ्रांसिस एल्बर्ट। पीटर हिग्स एंड फ्रांसिस एल्बर्ट थे ना, इन्होंने गॉड पार्टिकल का डिस्कवर किया था। एक्चुअली इन्होंने क्या बताया था, ये फिजिक्स का नोबेल प्राइज है, किसका, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, तो और 2 जन को मिला था। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे भी 13 का पूछा तो पूछ लेंगे 18 में किसको मिला, 19 में, रिसेंटली 20 में किसको किस चीज का नोबेल प्राइज मिला। तो ये नोबेल प्राइजेस अच्छे से याद रखना आप लोग। मतलब इतने बड़े बड़े, भारत रत्न किसको मिला, पहला भारत रत्न किसको मिला, ऐसे भी पूछ लेते हैं रिसेंटली किसको मिला। अब ये पूछा है ना, खजुराहो फेस्टिवल इज कल्चरली, देखो हिंदी में पढ़ना मैं इसको, खजुराहो उत्सव समृद्ध संस्कृति शो होता है, किस चीज का शो है, ये पूछ रहे हैं। किस खजुराहो, दो एक तो खजुराहो डांस फेस्टिवल होता है ना जो, किस चीज का है, फोक डांस का, क्लासिकल डांस का, क्लासिकल म्यूजिक का, इंडियन क्लासिकल वोकल म्यूजिक का, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य है ना, क्लासिकल डांस फेस्टिवल होता है, कल्चरल फेस्टिवल होता है ना, खजुराहो में हर साल होता है, बहुत बड़ी लेवल पे होता है खजुराहो में ये। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, कोई हम उसको कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि खजुराहो को कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है ना शामिल किया गया। ठीक है, रिसेंटली अभी जैसे आप लोगों ने ये सुना होगा कि ग्वालियर के किले को और ओरछा के टेम्पल को भी है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है। ये भी याद रखना आप लोग। अब भीम बेटिका इज नोन फॉर, अब ये पूछा है भीम बेटिका किस लिए जाना जाता है। बुद्ध की मूर्ति के लिए, पुरातात्विक निधि के लिए, आर्कोलॉजिकल साइट, रिच डाइवर्सिटी और वर्ल्ड लाइफ के लिए तो नहीं भैया, तो आर्कोलॉजिकल के वर्ड दे दिया ना, तो इसी से आप समझ लो
जो पुरातन देखते ना कि वहाँ रॉक पेंटिंग है, भीमबेटका में रॉक्स पेंटिंग बनी हुई है, भीमबेटका रायसेन के दिन है, ये भी याद रखना। इनका इसे अब्दुल्लागंज बोलते हैं, उस प्रॉपर जगह है अब्दुल्लागंज रायसेन की, वहाँ पर भीमबेटका लोकेट करते हैं। भीमबेटका भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी। तीन तो हैं, खजुराहो, भीमबेटका और सांची का स्तूपा। अभी तो दो की बात और हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है इन्होंने। तो ये आर्कोलॉजिकल साइट के लिए जाना है, पुरातत्व निधि के लिए जानी जाती है, ठीक है। नेम ऑफ द इंडियन फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च ऑन 30 अगस्त 2013। मतलब करंटली बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए ये पूछा उन्होंने कि जो 2013 में कि इंडिया की फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च हुई थी 30 अगस्त 2013, कौन सी हुई थी। अगर आप लोग करंट को फॉलो कर रहे होंगे तो बिल्कुल आपको उस समय की पता चल जाएगा। जैसे अभी जैसे कोई लॉन्च हुई है, जैसे S-400 है, हमने रसिया से लिया है, तो ये पूछ लेंगे ना कि ये S-400 किससे ली है, क्या चीज है वो, क्या नहीं है, डिफेंस सिस्टम में क्या है। ऐसे ये पूछ लेंगे कि यदि ये पूछे उन्होंने 2013 की, तो ये क्या है, G-SAT-7, G-SAT-7, GSLV, PSLV, GSLV ये लॉन्च व्हीकल होते हैं। G-SAT-7 है ना, जो सैटेलाइट थी है ना, जो लॉन्च हुई थी 30 अगस्त 2013 को। तो ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे इसरो वगैरह की चेयरपर्सन याद रखना, हेडक्वार्टर वगैरह याद रखना इनकी। अभी एक पूछा है दमन एंड दीव कम्स अंडर द जुडिशियल, आज किसके अंडर में आता है, जुडिशियल कस्टडी किसके पास होती है, क्षेत्र अधिकार किसका होता है, क्षेत्र जुडिशियल क्षेत्र अधिकार दमन और दीव का। तो ये मुंबई का जो हाई कोर्ट है ना, मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट बोलते हैं उसको, बॉम्बे हाई कोर्ट उसके अंडर में आता है दमन और दीव। तो जुडिशियल मतलब क्या होता है, जिस चित्त अधिकार किसके अंदर में, लॉ वाले आप लोग सब जानते होंगे। जो ये भी याद रखना कि कौन कितने हाई कोर्ट है अपने इंडिया में, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ज्यादा किसके अंदर में आते हैं, ये मुझको कमेंट करके आप भेज सकते हैं कि भाई किसके अंदर सबसे ज्यादा चित्त अधिकार है किस हाई कोर्ट का, टोटल कितने हाई कोर्ट में, ये भी भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलो ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने था, कुडल कुनाल परमाणु, कुडाई कुनाल न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, वो कहाँ पर है एस्टेब्लिश्ड इन। ये कुडाई कुनाल आप लोगों ने अगर सुना होगा तो मेरे को तो पता है, तमिलनाडु का फेमस कोडाई कनाल है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अभी कुछ इवेंट भी हो गया था वहाँ, शायद गैस वैस का कुछ ऐसा, न्यूक्लियर रिसाव हो गया था कुछ ऐसा, रिसेंटली बात है। तो कोडाई कनाल कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो ये बड़े बड़े ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, बड़ी बड़ी कोई BHEL हो गई, थर्मल पावर प्लांट हो गए, वो चीजें आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा कहाँ पर है। तो ये कहाँ पे, तमिलनाडु में है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब यूनिक, देखो ये पूछा है इन्होंने, तो जो आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड वही बात है, इन्होंने ये पूछा है कि उसके चेयरपर्सन कौन है। तो ये क्या है, जो नंदन जी थे ना, नंदन नेगरी, नंदन नेगरी जी थे ना, तो वो थे उस समय के। प्रेजेंट कौन है ये आप मुझको बता सकते हैं, अगर मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं कि प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है। ये चीज़ आप हमको करंट क्या है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है इन्होंने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, चिप्रा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, ये बहुत बार पूछे जाते हैं ना, कौन किसकी सहायक नदी है, तो ये इन्होंने पूछा है कि है ना, चिप्रा की सहायक किसकी सहायक नदी है। चिप्रा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा सिंध चंबल बेतवा। तो चिप्रा चंबल की सहायक नदी है। तो चिप्रा एक्चुअली तो चंबल जाना पाओ महू, ये पास में ही लोकेट करती है, तो चंबल पे बहुत बड़ी रवा है। चंबल देखो, चंबल पर डैम भी है, राणा सागर, गांधी सागर, ऐसे बड़े बड़े डैम है उस पे चंबल जगह पे। ये भी पूछे जाते हैं किस रवा पर है, तो छिपरा चंबल की सहायक नदी है। कहाँ पर है, ये देखो छिपरा नदी पे एक बात और मैं बता देता हूँ, इस पे क्या है ना, आप सभी को पता होगा कुंभ भरा जाता है, कुंभ का मेला होता है छिपरा नदी महाकाल उज्जैन में। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या है दे रखा है इन्होंने, चांद का मुंह टेढ़ा किसके द्वारा लिखा गया था। तो चांद का मुंह टेढ़ा ये मैंने आपको क्लास में बताया था, बहुत अच्छे से बताया था कि गजानन मुक्ति बोध के द्वारा लिखी थी। तो चांद का मुंह टेढ़ा, इसको ऐसे याद करना आप कि गजानन मुक्ति बोध मुक्का मारा तो चांद का मुंह टेढ़ा हो गया है, इसको ऐसे याद कराया था। चांद का मुंह टेढ़ा कैसे, गजानन मुक्ति बोध ने मुक्का मारा तो चांद का मुंह टेढ़ा हो गया। तो ये याद हो जाएगा कि चांद का मुंह टेढ़ा गजानन मुक्ति बोध द्वारा लिखा गया है। ओके देखिए, अब मिड डे मील स्कीम है ना, उस बुक किस किस
क्लास तक के स्टूडेंट को कवर करती है। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप किसी ने थोड़ा अपन जैसे क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं देते हैं। अब देखो ये पूछा है मध्याह्न भोजन में वर्तमान किस कक्षा के लिए छात्र शामिल होते हैं, किस क्लास तक के होते हैं, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं। 8th क्लास तक जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको मिड डे में मिलता है, उससे ऊपर के 9 10 11 12 वालों को नहीं दिया जाता है। तो जैसे जो छोटे होते हैं आंगनबाड़ी भी चलती है, आंगनबाड़ी छोटे बच्चों के लिए होती है, जो अभी स्कूल में नहीं जाते ना उनके लिए आंगनबाड़ी में दिया जाता है भोजन। ऐसे ही है ना स्कूलों में 8th क्लास तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन में शामिल किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, इन एडिशन टू इंडिया नेपाल पाकिस्तान फॉलोइंग कंट्रीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन शामिल है। तो चाइना अफगानिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश भूटान श्रीलंका अफगानिस्तान भूटान अफगानिस्तान, ये देखो ये लोग दूर दूर है बिल्कुल, इसकी से आप अलग बिल्कुल है ना। दो कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। सबसे बड़ी कंट्री क्या है, सब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट भूटान और बांग्लादेश है ना। इंडिया नेपाल पाकिस्तान बांग्लादेश भूटान, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर आप गूगल पर डालेंगे ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो ये आपको है ना कंट्रीज के नाम आ जाएंगे, इंडिया नेपाल पाकिस्तान भूटान बांग्लादेश। चाइना इज नॉट अ पार्ट, ठीक है। श्रीलंका इज नॉट अ पार्ट, अफगानिस्तान इज नॉट अ पार्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मन क्या पूछा है इन्होंने, ये क्वेश्चन मुझे ये पेपर मुझे थोड़ा लेवल का लगा, जो पुराने पेपर है उसका लेवल देखा मैंने, इसका पेपर का अच्छा लेवल है। द गैस which traps the heat of sun and prevent it from going back to space। बिल्कुल ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई सौर ऊर्जा से कौन सी होती है जिसको ट्रैप कर लेती है ना हीट को और वापस नहीं आने जाती। ऐसी कौन सी गैस है ये पूछा है। क्या है ना, ये है ना, इसको कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है ये वाली गैस। कौन सी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हीलियम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करती है, जो सूरज से जो रोशनी आती है हीट आती है उसको ट्रैप कर लेती है और वापस जाने ही नहीं देती है वापस। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये ट्रैप कर लेती है, वापस नहीं जाने देती है सूरज की हीट को, इसलिए क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग होती है। इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश बोरी बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, उमरिया होशंगाबाद पन्ना श्योपुर। तो होशंगाबाद में बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य लोकेट करता है बोरी। देखो देखिए बांधवगढ़ उमरिया में है, पन्ना टाइगर रिजर्व है श्योपुर में, क्यों दो श्योपुर पालपुर कूनो लोकेट करता है। तो ये बोरी कहाँ पर है, होशंगाबाद में है। बस इतने ही अपने जीएस के क्वेश्चन थे। तो जीएस के पेपर को मैंने यहाँ पर है ना अपने सेशन एंड करता हूँ मैं। नेक्स्ट पेपर का एनालिसिस मैं जल्द से जल्द लेके आऊँगा। आप लोग हमको बिल्कुल अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि सर ये चीज़ भी बताइए हमको या फिर ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक्स।